गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। देखो, संविधान है क्या, इसके बारे में मोटा मोटा अपन सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ा अपन डिस्कस कर लेते हैं, इसके प्रकारों पे चर्चा कर लेते हैं। देखो, संविधान किसी भी राष्ट्र को एक वैध स्वरूप प्रदान करता है। अच्छा, एक बात और, संविधान जरूरी नहीं किसी देश का ही हो, संविधान किसी संस्था का हो सकता है, संविधान किसी संगठन का हो सकता है, लेकिन यहाँ अपन राष्ट्र के संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। तो संविधान किसी भी राष्ट्र या देश को वैधता प्रदान करता है, उसका एक वैध स्वरूप प्रदान करता है। हर सरकार या हर गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो ये दिखाने की कोशिश करती है कि उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उसके द्वारा जो शासन किया जा रहा है, वो संविधान के अनुसार किया जा रहा है। इस चीज़ पे हर गवर्नमेंट का फोकस होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि संविधान के अनुसार शासन करने का मतलब वो जो शासन कर रही है वो वैध है, उसके पास वैधता है। यहाँ तक कि जो अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाएं हैं या जो निरंकुशवादी शासन व्यवस्थाएं हैं, वो भी ये कोशिश करती है कि वो भी एक अपना कोई ना कोई संविधान दिखाती है कि उस संविधान के अनुसार ही हम लोग शासन कर रहे हैं। तो किसी भी देश की गवर्नमेंट की अगर वैधता देखनी हो तो उस गवर्नमेंट के कार्यों की तुलना वहाँ के संविधान से करनी होती है। ये देखना होता है कि उस सरकार द्वारा शासन वहाँ के संविधान के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो, संविधान अपन लोग देखते हैं नॉर्मल भाषा में, सरल शब्दों में अपन लोग समझे तो संविधान है क्या। संविधान बच्चों उन नियमों या उन नियमों या कानूनों का समूह होता है या एक ऐसा दस्तावेज होता है जो किसी भी राष्ट्र का स्वरूप तय करता है। मतलब ये लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। किसी राष्ट्र की कार्यविधि क्या होगी, वो किस दिशा में आगे विकास कर रहा है, इन सब के लिए जो किसी निश्चित नियम या जो इनमें कुछ प्रथाएं भी या कुछ परंपराएं या कुछ व्यवहार भी शामिल हो सकते हैं, तो इन सब नियमों का जो समूह होता है उसको संविधान बोलते हैं। कि देश की शासन व्यवस्था कैसे चलेगी, इसके लिए जो निश्चित नियम कानून होते हैं वो ही संविधान होता है। सामान्य भाषा में अगर अपन लोग इसको समझे तो विभिन्न विद्वानों के अनुसार इसकी परिभाषा अपन लोग और देख लेंगे। ये नियम विस्तृत या संक्षिप्त रूप में लिखित अथवा अधिकांश सिद्ध कथनों, प्रथाओं, दृष्टांतों अथवा व्यवहारों के रूप में भी हो सकते हैं। जरूरी ये नहीं है कि ये नियम लिखित अथवा अलिखित है या इनका आधार क्या है, बल्कि जरूरी यह है कि समग्र रूप में ये नियम राज्य के शासन के गठन अथवा उसकी कार्यविधि निर्धारित करते हैं। मतलब संविधान राज्य का गठन और कैसे कार्य करेगा राज्य, वो एक रास्ता निर्धारित करता है। किस रास्ते पे उस देश की शासन व्यवस्था को आगे बढ़ना है, उस रास्ते को संविधान निर्धारित करता है। अब देखो, अपन विभिन्न विद्वानों के अनुसार संविधानों की परिभाषा देखते हैं। गिलक्राइस्ट संविधान के बारे में क्या बोलते हैं कि संविधान उन लिखित या अलिखित नियमों अथवा कानूनों का समूह होता है जिनके द्वारा सरकार का संगठन, सरकार की शक्तियाँ, विभिन्न अंगों में वितरण और इन शक्तियों के प्रयोग के सामान्य नियम निश्चित किए जाते हैं। गिलक्राइस्ट के अनुसार संविधान क्या है कि लिखित या अलिखित कानूनों का समूह होता है जिसके द्वारा सरकार का संगठन, मतलब सरकार का निर्माण कैसे होगा, सरकार कैसे कार्य करेगी, सरकार के विभिन्न अंगों के पास, सरकार के पास क्या शक्तियाँ हैं, या सरकार के या शासन के जो विभिन्न अंग हैं उनमें कौन कौन सी शक्तियों का कितना वितरण है, कौन से अंग को कौन सी शक्तियाँ मिली हुई है, वो कैसे उन शक्तियों का उपयोग करेगा। ये सारी चीज़ें सामान्य रूप से जो इन सब चीज़ों को डिफाइन करने के लिए जो निश्चित नियम बने होते हैं वही क्या होता है, संविधान होता है। गिलक्राइस्ट के अनुसार। प्रोफेसर डायसी के अनुसार संविधान क्या है कि वे सब कानून संविधान में सम्मिलित होते हैं जिनका राज्य में प्रभुत्व शक्ति के प्रयोग अथवा वितरण पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में प्रभाव पड़ता है। डायसी के अनुसार डायसी उन सब कानूनों को संविधान में शामिल करते हैं जो प्रभुत्व शक्ति को डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी प्रभावित करते हो, वो नियम डायसी के अनुसार संविधान है।
लॉर्ड ब्राइस के अनुसार संविधान ऐसे निश्चित नियमों का संग्रह होता है जिसमें सरकार की कार्यविधि प्रतिपादित होती है, उसके द्वारा संचालन होता है। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार संविधान उन निश्चित नियमों का संग्रह होता है जो सरकार की कार्यविधि निश्चित करते हैं, मतलब सरकार कैसे कार्य करेगी, सरकार का आगे संचालन कैसे होगा। देखो, ये परिभाषा देखने के बाद में अगर अपन लोग सामान्य रूप से देखें तो हर संविधान में लगभग ये 3 बातें निश्चित होती है। पहली क्या है कि व्यक्ति और व्यक्ति का पारस्परिक संबंध, मतलब नागरिकों का आपसी संबंध कैसे होगा, एक दूसरे के प्रति क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे, सार्वजनिक जगहों पे वो कैसे बिहेव कर सकते हैं, ये सब चीज़ें संविधान में होती है। दूसरी बात होती है व्यक्ति और राज्य का संबंध, मतलब शासक और शासित का संबंध कैसा होगा, शासक के पास कितनी शक्तियाँ या कितने अधिकार होंगे शासित के ऊपर उपयोग करने के लिए, मतलब हाँ, कौन कौन सी शक्तियों का वो नागरिकों को कंट्रोल करने के लिए कितनी शक्तियों का वो प्रयोग कर सकता है, और नागरिकों को भी राज्य के खिलाफ क्या अधिकार प्राप्त है, राज्य के प्रति उनके क्या कर्तव्य होते हैं, ये चीज़ संविधान में लिखी हुई होगी। तीसरा है सरकार के संगठन, ढांचे और विविध पारस्परिक और विविध अंगों में पारस्परिक संबंध की सरकार। तीसरा संविधान में क्या शामिल होता है कि सरकार का संगठन कैसे है, सरकार का निर्माण कैसे हुआ है, सरकार का ढांचा कैसा है, शासन के जो विविध अंग है, मतलब कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और जो न्यायपालिका है, इनका आपसी संबंध कैसा होगा, इनके पास में क्या शक्तियाँ होगी, व्यवहारिक रूप से वो इन शक्तियों का कैसे उपयोग करेगा। तो मोटे रूप से संविधान में ये तीनों चीज़ें सम्मिलित होती है। अब देखो, अपन लोग संविधानों का प्रकार देखते हैं कि संविधानों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सामान्यतः 3 आधार पे अपन लोग वर्गीकरण देखते हैं। पहला है संविधान की उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण, मतलब संविधान की उत्पत्ति के आधार पर संविधानों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला विकसित संविधान और दूसरा निर्मित संविधान। फिर है प्रथाओं और कानूनों के अनुपात के आधार पर संविधान का वर्गीकरण, मतलब किसी संविधान में प्रथाओं परंपराओं का कितना भाग है, या कानून का कितना हिस्सा है, लिखित कानून का कितना हिस्सा है, इस आधार पर भी संविधान को 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है अलिखित संविधान और दूसरा है लिखित संविधान। संविधान में वर्गीकरण करने का तीसरा आधार है परिवर्तनशीलता के आधार पर वर्गीकरण, मतलब संविधान को बदलना, संविधान को परिवर्तित करना, संविधान में संशोधन करना आसान है या कठिन है, इस आधार पर भी संविधान को 2 भागों में बांटा जा सकता है, लचीला संविधान और कठोर संविधान। वैसे बच्चों देखा जाए ना तो विकसित संविधान और अलिखित संविधान में काफ़ी कुछ समानता है, या लगभग मैं कहूँ कि एक जैसे ही है, और इसी तरीके से निर्मित संविधान और लिखित संविधान लगभग एक जैसा है। तो इनको अपन लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि विकसित और अलिखित संविधान क्या होता है और निर्मित और लिखित संविधान क्या होता है। विकसित या अलिखित संविधान का जो मूल स्रोत होता है वो मुख्य रूप में व्यवहारों अथवा प्रथाओं में निहित होता है, जो परंपराएं चलती आ रही है, जो लोगों का आपसी व्यवहार कौन सी परिस्थितियों में कैसा होता है, ये मूल स्रोत होता है, जिसके अधिकांश भाग का निर्माण युग की संचित बुद्धिमत्ता, सामान्य कानूनों के सिद्धांत तथा न्यायालयों के निर्णयों आदि से होता है। जो विकसित या अलिखित संविधान है, इसके प्रारंभ का कोई निश्चित बिंदु नहीं होता, इसे निश्चित समय पर तैयार किया हुआ नहीं होता, ये किसी सभा द्वारा या किसी संस्था द्वारा इसका निर्माण नहीं होता है, बल्कि लोगों की आवश्यकताओं व आकांक्षाओं के अनुसार इसमें परिवर्तन करना भी आसान होता है। मतलब जो विकसित अथवा जो अलिखित संविधान है उसका मुख्य आधार होता है उस देश की परंपराएं, उस देश की प्रथाएं, उस देश के जो न्यायालयों के निर्णय है, वो वहाँ के लोगों का विभिन्न परिस्थितियों में जो विभिन्न परिस्थितियों में जो व्यवहार होता है वो सब
शामिल किया हो गया होता है। इसके लिए कोई निश्चित दस्तावेज अपन लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते। जो विकसित या लिखित संविधान है उसका कोई निश्चित प्रपत्र या निश्चित दस्तावेज अपन लोग नहीं दे सकते। दूसरा है निर्मित संविधान या लिखित संविधान। देखो, लिखित या निर्मित संविधान जैसे ये शब्द बता रहा है कि इसको लिखा गया है या इसको बनाया गया है किसी संविधान सभा द्वारा किसी निश्चित समय पर इस संविधान का निर्माण किया गया है या लिखा गया है। देखो, अलिखित संविधान और विकसित संविधान का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण, और मैं ये कहूँ कि हो सकता है एकमात्र उदाहरण है ब्रिटेन। बच्चों देखो, वैसे तो हर संविधान में कुछ भाग लिखा हुआ मिल जाएगा, कुछ भाग परंपराओं पे आधारित मिल जाएगा, लेकिन ये जो अपन ने डिवाइडेशन किया है ये अधिकांश के आधार पे किया है। अगर किसी देश के संविधान का अधिकांश भाग लिखा हुआ नहीं है, टाइम के साथ उसका विकास हुआ है, टाइम के साथ वो विकसित हुआ है, वहाँ की परंपराएं, वहाँ की प्रथाएं, वहाँ के न्यायालयों के निर्णयों के आधार पे उस देश की शासन व्यवस्था चलती है, जबकि निश्चित रूप से कोई दस्तावेज या प्रपत्र उस देश के पास नहीं है, तो उसको अलिखित संविधान या विकसित संविधान कहते हैं, मतलब अधिकांश भाग संविधान का। जबकि जो निर्मित संविधान या जो लिखित संविधान है उसमें क्या होता है कि संविधान का अधिकांश भाग, या मैं ये कहूँ कि संविधान का मोस्टली हिस्सा किसी समय पर, किसी निश्चित समय पर, किसी निश्चित सभा द्वारा लिखा होता है, जिसको अपन लोग ये प्रपत्र के रूप में पेश कर सकते हैं, जिसको ये दस्तावेज के रूप में अपन लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, वो होता है लिखित या निर्मित संविधान। विश्व के अधिकांश देशों के जो संविधान है वो लिखित या निर्मित ही है। अब संविधान में परिवर्तनशीलता के आधार पर उसको दो भागों में बांटा जा सकता है, लचीला संविधान और कठोर संविधान। लचीला संविधान का मतलब यह है कि जो सामान्य जो कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है, सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया, उस संशोधन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया में कोई फर्क नहीं होता। मतलब सामान्य कानून बनाना जितना आसान होता है उतनी आसानी से संविधान में भी परिवर्तन कर दिया जाता है, तो वो होता है लचीला संविधान। कठोर संविधान होता है कि संवैधानिक कानूनों में संशोधन की प्रक्रिया सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया से अलग है। ये अलग ही नहीं है बल्कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठोर भी होती है, मतलब आसानी से संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं अपन लोग इनमें से हर संविधान के, या जैसे लिखित या निर्मित संविधान या लचीले, कठोर, हर संविधान के अपन लोग गुणों और दोषों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन लोग चर्चा करते हैं लिखित संविधान के गुणों की। जैसे अपन ने पहले डिस्कस किया कि लिखित और निर्मित संविधान किसी संविधान सभा द्वारा निश्चित समय पर बनाया गया प्रपत्र या दस्तावेज होता है। अब इसके क्या क्या गुण होते हैं? पहला है स्पष्ट और निश्चित। लिखा गया है, लिपिबद्ध है तो स्पष्ट अपने आप ही होगा, निश्चित भी होगा, क्योंकि अगर लिखा हुआ नहीं होता तो ये स्पष्ट नहीं होता। मैं इसको और नहीं समझ पाती, मतलब स्पष्ट नहीं है, लिपिबद्ध नहीं है तो ये निश्चित भी नहीं होता। लेकिन लिखित संविधान स्पष्ट रूप से किसी संविधान सभा द्वारा लिखा गया है, जिसको आप पढ़ सकते हो, मैं पढ़ सकती हूँ, हर कोई पढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, ये निश्चित है। व्याख्या में सरलता। लिपिबद्ध है तो इसको हर कोई पढ़ के हर कोई इसको समझ सकता है, इसकी व्याख्या कर सकता है, मतलब ये देख सकता है कि कौन से मुद्दे पे संविधान क्या कहना चाहता है, अधिकारों के लिए संविधान में क्या व्यवस्था है, कर्तव्यों के लिए क्या व्यवस्था है, सरकार की क्या जिम्मेदारियां हैं, ये सब इन सब की व्याख्या आसानी से की जा सकती है। वैसे जो संविधान की व्याख्या का जो वेद व्याख्या का अधिकार है वो सिर्फ न्यायपालिका को होता है, लेकिन इसको पढ़ के अपन हर कोई इसको समझ सकते हैं। अगला है अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा। जब लिखित संविधान है और विश्व के अधिकांश संविधानों में मौलिक अधिकारों की या नागरिकों के अधिकारों की व्यवस्था की गई है। जब संविधान लिखित है तो जाहिर सी बात है नागरिकों के अधिकार भी उसमें लिखे हुए होंगे,
तो उनकी सुरक्षा रहती है, क्योंकि सरकार द्वारा, राज्य द्वारा उनमें मनमानी तरीके से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, मनमानी तरीके से उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसलिए लिखित संविधान में अधिकार अधिक सुरक्षित रहते हैं। अगर अधिकारों का हनन हो रहा है तो नागरिकों द्वारा क्लेम किया जा सकता है। नागरिक खुद संविधान को पढ़ के ये देख सकते हैं कि मुझे क्या क्या अधिकार प्राप्त है, कौन सी परिस्थितियों में मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। अगला है स्थायित्व है। लिखित है तो उसमें परिवर्तन करना उतना आसान नहीं होता, उसमें परिवर्तन करना आसान नहीं होता, तो वो एक स्थायी दस्तावेज है। लिखित होने का हालांकि ये मतलब नहीं है कि उसमें परिवर्तन बिल्कुल नहीं होता है। टाइम और परिस्थितियों के अनुसार हर संविधान में परिवर्तन होता है, लेकिन फिर भी अलिखित के बजाय लिखित संविधान थोड़ा स्थायी होता है। अल्पसंख्यकों के हितों में विश्वास। देखो, विश्व के अधिकांश राष्ट्रों ने अपने संविधानों में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। अगर संविधान लिखित है, उसमें अलग से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात कही गई है, तो अल्पसंख्यक खुद भी अपने लिए जो विशेष परिस्थितियाँ या जो विशेष प्रावधान किए गए हैं उनको पढ़ के समझ सकते हैं, उनकी मांग कर सकते हैं। इसलिए लिखित संविधानों में अल्पसंख्यकों के अधिकार माना यह जाता है कि अधिक सुरक्षित रहते हैं। श्रद्धा और सम्मान का पात्र। जब संविधान को अपन सब लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, संविधान में अपने अधिकारों की बात की गई है, अपने लिए एक अच्छी जीवन शैली की बात की गई है, अपने लिए सुगम वातावरण प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है संविधान में, तो संविधान के लिए अपने मन में अपने आप ही श्रद्धा और सम्मान अपने आप ही पनप जाता है। अब इसके दोष देखते हैं। राष्ट्र के साथ विकसित नहीं होता। देखो, जो लिखित संविधान है वो किसी निश्चित समय सीमा पे लिखा हुआ दस्तावेज होता है जो परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होते राष्ट्र के साथ उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। हालांकि परिवर्तन होता है, लेकिन वो उतनी जल्दी से उतना ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो सकता जितनी जल्दी से परिस्थितियाँ बदलती है। दूसरा है देश के विकास में बाधक। जब परिवर्तन करना आसान नहीं होता या परिवर्तन करना मुश्किल होता तो ये कई बार देश को आगे बढ़ने के लिए या देश के विकास में भी बाधक हो सकता है। जैसे सामान्य अपन लोग देखें तो अपना संविधान 1950 में लागू हो गया था, अभी चल रहा है 2020, तो इतने टाइम में बहुत कुछ बदल गया। अपन 1950 के हिसाब से देश को नहीं चला सकते हैं, इसलिए देश को गति देने के लिए या विकास में कई बार जो पुराने नियम कानून है वो बाधक हो सकते हैं। अगला है क्रांति का कारण। देखो, जो लिखित संविधान होता है वो कठोर भी हो सकता है। अधिकांश देशों में, कई देशों ने कठोर संविधान भी अपनाया है। तो लोगों की भावनाओं के अनुसार, अगर परिस्थितियों के अनुसार संविधान में परिवर्तन नहीं हो पा रहा है तो जाहिर सी बात है लोगों के पास में ऑप्शन क्या है, क्रांति का ऑप्शन है। तो लिखित और कठोर संविधान में क्रांति की संभावनाएं ज़्यादा रहती है, जबकि अलिखित संविधान टाइम के अनुसार अपने आप बदलता रहता है। लोगों के व्यवहार के अनुसार, लोगों की आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन आसानी से हो जाता है। अगला है अधिकारों की रक्षा के लिए लिखित संविधान होना ही आवश्यक नहीं। देखो, अपन ने गुण में बात कही थी, जो लिखित संविधान के गुण है उसमें बात कही थी कि लिखित संविधानों में अधिकारों की सुरक्षा अधिक होती है, जबकि ये जरूरी नहीं है। अधिकार डिपेंड करते हैं वहाँ के नागरिकों की जागरूकता पर, वहाँ के लोगों की आपसी समझ पे, वहाँ की सरकार और नागरिकों के आपसी संबंधों पे अधिकारों की सुरक्षा डिपेंड करती है। इंग्लैंड में अलिखित संविधान है, विकसित संविधान है, लेकिन इंग्लैंड के नागरिकों को जितने अधिकार मिले हुए हैं या जितनी स्वतंत्रताओं का वो उपभोग करते हैं, उतनी स्वतंत्रता अधिकार विश्व के अधिकांश देशों में नहीं है। तो संविधान को मात्र लिखित करने से या संविधान को लेखबद्ध कर देने से ही नागरिकों के अधिकार नहीं सुरक्षित होते हैं। नागरिकों के अधिकारों के लिए राज्य द्वारा
एक पर्टिकुलर माहौल प्रोवाइड करवाना होता है और नागरिकों को खुद को अपने अधिकारों के लिए अवेयर रहना होता है, अपने अधिकारों की मांग करने की या अधिकारों के बारे में जानना होता है। आज का डिस्कशन यही अपन ख़त्म करते हैं। अगले टॉपिक पर डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू।